अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या है आज के कार्यक्रम में आपके लिए विशेष। मछली पालन व्यवसाय के साथ भी ले सकते हैं सब्जियों का उत्पादन। आलू के सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाले बीमारियों का नियंत्रण और उपाय। सेब की बागवानी में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। भूमि की घटती जोत के कारण किसान अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों को अपना रहे हैं और खेती के प्रति उत्तर भारत के किसान तो काफी जागरूक हो रहे हैं। इसीलिए कृषि वैज्ञानिक भी समय समय पर किसानों को नई नई तकनीकों की जानकारी देते रहते हैं ताकि देश का अन्नदाता किसी भी तरह से परेशान ना हो। और करनाल के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान नीरज चौधरी एक नई तकनीक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो क्या है ये नई तकनीक और किसान को इससे क्या कुछ लाभ हैं, इस अंश में देखिए। करनाल के गांव में रहने वाले किसान नीरज चौधरी मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। यह किसान अपने मछली पालन के साथ साथ दोहरा लाभ पा रहा है। किसान के दिमाग की देन से एक ही खेत में उसने मछली पालन के साथ साथ दूसरी खेती भी कर रखी है। इस तकनीक का नाम है एक्वापॉनिक सिस्टम, जिसमें किसान एक ही समय में 2 प्रकार की खेती कर अधिक मुनाफा कमा रहा है। तकनीक के तहत नीरज चौधरी किसान ने एक तरफ मछली पालन और दूसरी तरफ उसी के ऊपर सब्जियां भी उगा रखी है, जिससे किसान को एक ही वक्त में अधिक मुनाफा हो रहा है। आइए जानते हैं किसान की जुबानी इसे किस तरह कर सकते हैं। कि भी स्मॉल लैंड होल्डिंग जो फार्मर हैं वो एक ही लैंड से 2 तरीके की फसल ले सकते हैं। इसमें कैसे फसल ले सकते हैं, जैसे वो ये कहते हैं भी अगर 1 हेक्टेयर किसी के पास जगह है तो 1 हेक्टेयर के अंदर वो पोंड बनाए प्रॉपर तरीके से उसकी स्टॉकिंग करें, उसको फीडिंग करें। तो मछली अगर 1 हेक्टेयर से मान लो कि भी 1 हेक्टेयर से उनको साल में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर मछली से होना है तो यूँ कहते हैं कि भी उसी लैंड को आप सब्जियां उगाने के लिए भी यूज करो। इस तरह के प्रयोग द्वारा अधिक जानकारी देते हुए किसान नीरज चौधरी ने बताया कि जिन किसानों के पास खेती के लिए कम भूमि है और उनकी जमीन पर खारा पानी उपलब्ध है वे इस प्रयोग को अपना सकते हैं। उन्होंने मछली पालन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसान 1 हेक्टेयर जमीन में मछली उत्पादन में 1 साल में 3 लाख रुपए का मुनाफा कमाता है तो आप उस तालाब पर सब्जियां उगाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं हरियाणा के प्रगतिशील किसान नीरज चौधरी। हमारे यहाँ जो फ्लोटर्स होते हैं जिनको थर्माकोल का वेस्टेज बोलते हैं, जो गलियों में उड़ता फिरता है, उन्होंने उसको इकट्ठा कराया। इकट्ठा कराने के बाद उस फ्लोटर के अंदर उन्होंने होल्स करे और जो है फाउंडेशन सीड जो होते हैं, रेड येलो कैप्सिकम, ग्रीन कुकम्बर्स, चेरी टमाटो, जो महंगी एक्सपेंसिव आपकी सब्जियां जो पोली हाउस के टेम्परेचर में ग्रो करती हैं, तो उन्होंने इस फ्लोटर्स के अंदर उनको लगाया। और लगाने के बाद ये टोटली सॉइल लेस टेक्निक है, इसके अंदर बिल्कुल भी मिट्टी यूज नहीं करते। इसके अंदर जो एक अलग टाइप का कोकोपैट मीडिया बोलते हैं उसको 1:1 रेशो में देसी खाद के साथ मिला के उसको पौधे को लगाया जाता है। और लगाने के बाद सिर्फ आपने फर्स्ट टाइम जो है पेड़ा लगा दिया, उसके बाद आपने सिर्फ फर्स्ट टाइम उसको पानी देना है। नेक्स्ट टाइम से उसको आपने ना पानी देना है ना आपने खाद देना है। उसका कारण ये है क्योंकि उस तालाब में आप मछली पाल रहे हो। जब आप मछली को खाना डाल रहे हो तो मछली जो खाना कंज्यूम कर लेगी
खाने कंज्यूम करने के बाद मछली का जो वेस्ट होगा, जो एक्सक्रीट होगा, उससे प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए या प्लांट को अमोनिया चाहिए, जो बाकी उसको रिच मिनरल्स चाहिए ग्रो करने के लिए, उसकी रूट्स ऑटोमेटिक पानी से सक करेंगी। जितना पानी उसको डेली चाहिए तो मतलब वो सब करेंगे। अगर मान लो एक पौधा हमने आज लगाया और करीब करीब 60 से 70 दिन में उस पर ब्लूमिंग होनी चाहिए, आम जमीन में अगर हम लगाते हैं तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, अगर हमने आज पौधा लगाया तो मैंने यहाँ रिजल्ट दिखे 27 दिन के अंदर उसके अंदर ब्लूमिंग होगी, उसके ऊपर फल लग चुके हैं। किसान नीरज चौधरी का कहना है कि जो ग्रीन कुकुम्बर, चेरीज टमाटो, जो मेथी सब्जियां होती हैं वे पॉली हाउस के तापमान पर होती हैं। उन सब्जियों को इसके अंदर लगाया जा सकता है, जिससे निश्चित तौर पर किसानों के सामने अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आलू की फसलें इस समय हरियाली लिए खेतों में लहलहा रही हैं, लेकिन कभी कभी मौसम में थोड़े से बदलाव से आलू की फसल बीमारियों के चपेट में आ जाती है। इसे अगर आपने समय रहते नहीं पहचाना और उसका नियंत्रण और उपाय अगर नहीं अपनाया तो बीमारियां फसल को पूरी तरह से चौपट कर सकती हैं। इसीलिए इन बीमारियों पर निदान पाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस विषय पर पूरी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एस.के. मिश्रा। इस समय आलू में दो प्रकार के रोग आते हैं, एक तो लेट ब्लाइट है और दूसरी अर्ली ब्लाइट है। अर्ली ब्लाइट जो है वो फफूंदी से लगती है और इसका जो फफूंदी का नाम है वो है अल्टरनेरिया सोलेनाई, और लेट ब्लाइट जो होती है उसको पछेता झुलसा कहते हैं हिंदी में, वो लगती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। एक ये भी कवक है। जो लेट ब्लाइट के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है, जो उपयुक्त तापमान और जो नमी होती है वो इस वक्त वातावरण में छाई हुई है। आप देख रहे हैं ये जो पत्ती है इसमें नीचे सफ़ेद रंग की फफूंदी दिखाई दे रही है, और पूरा ये फफूंदी के कारण पूरा जो अफेक्टेड पार्ट है, जो प्रभावित एरिया है पत्ती का, वो ब्राउन या भूरे रंग में बदल गया है। ये रोग इतनी तेज़ी से फैलता है कि 24 घंटे में पूरी फसल नष्ट हो जाती है, और 3 दिन में कि पूरी की पूरी फसल जो है पत्तियों सहित और डंठल सहित सब खत्म हो जाती है। बहुत ही घातक है। इस इन्वायरमेंट में पछेते झुलसा से आलू की फसल को बचाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके लिए खास तौर से इस मौसम में लगभग 15 दिन पहले हमें मैंकोजेब या मेटालेक्जिल का स्प्रे कर देना चाहिए एक एडवांस में, जिससे कि हमारे खेतों में ये फफूंदी ना लगे। और इसके बाद में 7 दिन के अंतर पर लगातार हम स्प्रे करते रहते हैं जब तक कि इस प्रकार का मौसम जो है बना रहता है। अतिरिक्त इसमें 2 प्रकार की समस्याएं और आती हैं। आलू बेसिकली फटने लगता है। फटने का एक तरीका इसमें है जब हम बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं अचानक और आलू पड़ जाता है, उसमें खेत में हमने पानी दे दिया तो पानी को एब्जॉर्ब करने पर ये फटने लगता है। बोरॉन की कमी के कारण भी ये जो है हमारा आलू फटने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें आलू को लगाते समय बोरॉन से उपचारित करना चाहिए, और सारे आलूओं को बोरॉन के घोल में डिप करके ही लगाएं हम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त इसमें कभी कभी हमारे पास राइजोटोनिया की वजह से स्कर्फ डिजीज लग जाती है। इसमें काले काले रंग के धब्बे आने लगते हैं, धब्बे उभरे रहते हैं आलू के कंद पर, तो उनकी रोकथाम के लिए भी हमारे लिए बोरान का जो ट्रीटमेंट है काफ़ी अच्छा सिद्ध होता है। बोरान बेसिकली आलू के फटने को रोकता है, साथ साथ में ये जो है इसमें स्कर्फ वगैरह नहीं लगता है और आलू में चमक आने लगती है। तो इसकी प्रैक्टिस जो है हमारे किसान बंधु करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो तना है ये तना आपका भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी आपका राइजोटोनिया नामक फफूंदी से लगता है। इसके लिए हमें कैप्टन नामक फफूंदीनाशक का स्प्रे कर देना चाहिए जब हमारे पौधे छोटे हों। ये आलू को लगाने से पहले हमारे अपने खेत को कम से कम इसको खूब अच्छे तरीके से जुताई करके और इसमें इसको हल्का सा सुखाते हैं ताकि इसमें कीड़े मकोड़े ना लगें, और जो हो तो मर जाएं वो। तो पहले इसको डिसइंफेक्ट करते हैं, पहले इनको उपचारित करते हैं अच्छी जुताई करके और अच्छा सुखा करके, और इसके बाद में हम आलू की फसल लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें जो आपके रोग हैं जो ज़मीन से फैलते हैं, जो भूमि से फैलते हैं, तो भूमि को उपचारित करके उन रोगों को ख़त्म किया जा सकता है। जैसे हमने बताया ब्लैक स्कर्फ, और हमने जैसे आपको बताया जो एक तना गलन रोग इसका है वो। जो ऊपर की पत्तियां होती हैं ख़त्म, तो ऊपर की पत्तियों में हमें जैसे हमने पछेती झुलसा और अगैती झुलसा बताया था, तो पछेती झुलसा और अगैती झुलसा को नियंत्रित करने के लिए हमें आलू में जो माइक्रो क्लाइमेटिक होती है, सूक्ष्म जलवायु बोलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 पौधों के बीच में जो हमारा गैप है, ये गैप हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि इसमें हवा
आराम से घुस सके, इसमें नमी ना इकट्ठी हो पाए। छोटी सी जगह पे ज़्यादा अगर नमी इकट्ठी हो गई तो क्या होगा, नमी की वजह से फफूंदी के जो जर्म हैं, जो बीजाणु हैं, वो जमने लगेंगे और उनमें रोग लगने लगेगा पत्तियों में हमारे। तो हमें एक निश्चित दूरी बना करके पौधे लगाने चाहिए। इसकी वजह से जो है आइडियल डिस्टेंस मेंटेन होती है और उसमें जो है रोग की संभावना कम हो जाती है, नमी इकट्ठी नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हमारे आलू की फसल हमारी बची रह सकती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सेब की बागवानी की अगर बात की जाए तो ये अभी सुसुप्ता अवस्था पर है और आगे आने वाले मौसम में अच्छी फलत लेने के लिए ये जरूरी है कि रोगग्रस्त टहनियों की कटाई छटाई और रोग और कीटों से सेब की बागवानी को बचाया जाए। तभी आप सेब की बागवानी से गुणवत्ता युक्त अच्छी फलत की कल्पना कर सकते हैं। तो सेब की बागवानी में इस समय कौन कौन से समसामयिक कार्य महत्वपूर्ण हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर इंद्रमोहन शर्मा। किसान भाइयों, आज मैं इस मंच से आपको सेब के मुख्य रोगों के बारे में बताऊंगा। और सेब एक ऐसी खेती बन गई है हिमाचल प्रदेश में, एक व्यावसायिक खेती बन गई है और ये लगभग 4000 करोड़ का एक बिजनेस और एक इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। ये लगभग 1,04,000 हेक्टेयर भूमि पे आजकल इसकी खेती की जा रही है। किसान भाई जो है बड़ी मेहनत से सेब का बगीचा लगाते हैं और ये सोचते हैं कि 5-10 साल के बाद हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, पर विभिन्न समय पे इसमें विभिन्न लोग रख के इनकी जो इनका कमाई का सोचते हैं उससे ये वंचित रह जाते हैं। तो सेब में लगने वाले विभिन्न रोगों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और साथ ही सर्दियों में आप अपने बगीचे की साफ सफाई रख के कैसे इन रोगों से निजात पा सकते हैं। तो सेब में मुख्य लगने वाली जो बीमारियां हैं वो है अश्मयिक पत्ता झड़न रोग। अश्मयिक पत्ता झड़न रोग का मतलब ये है कि जब फल अखरोट की साइज का बनने का शुरू होता है और बरसात का मौसम भी लगने वाला होता है और उस टाइम क्या होता है कि पत्तों के निचले हिस्से में, पौधे के निचले हिस्से में पत्तों पर भूरे गहरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और ये पीले पड़कर नीचे गिरने लगते हैं। और ऐसा होने से सेब पर सिर्फ फल ही लड़कते हुए नजर आते हैं और सारे पत्ते जो हैं नीचे गिर जाते हैं। इससे क्या होता है कि फलों का जो आकार है, कलर है, साइज है, उसमें सब कुछ प्रभाव पड़ता है। और फार्मर अगर सोचता है कि मैं ए ग्रेड पैदा कर रहा हूं तो बी होता है, सी होता है और कई बार बहुत सारी ड्रॉपिंग हो जाती है। ऐसे फलों पर धब्बे भी पड़ते हैं गहरे काले भूरे रंग के और वो मार्केट में ऐसे फल जो हैं वो कंज्यूमर जो है, जो खरीदने वाला है, वो उसको खरीदता नहीं है। तो इस रोग जो है, ये रोग जो है ये फफूंद से होता है और फफूंद जो है पत्तों के ऊपर जीवित रहती है सर्दियों में। और यदि हम सर्दियों में आजकल अपने बगीचे में ऐसे पत्तों को इकट्ठा करके जला दें तो अगले साल के लिए
ये जो रोग है इसके जो बीजाणु पत्तों के ऊपर जीवित रह रहे हैं, अगले साल के लिए उनका संक्रमण जो है वो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये है कि जब भी फल जो है अखरोट की साइज से थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उस समय कुछ फफूंदनाशक दवाइयाँ प्रभावशाली होती हैं इस रोग को बचाने के लिए। उनमें है मैंकोजेब है, या कार्बेंडाजिम है, या प्रोपिनेब है। इन दवाइयों का अगर हम 10-15 दिन के अंतराल में 3-4 सब छिड़काव करते हैं तो ये रोग जो है बिल्कुल नियंत्रण में आ जाता है। आजकल जैसे हम काट छांट करने का टाइम आ गया है, अगर हम टहनियों का जो टहनियाँ हैं उनको अच्छी तरह काट छांट करें, ऐसे करें कि उसमें सूर्य की किरणें जो हैं वो पूरी अंदर जाएं और हवा का प्रभाव भी ठीक रहे, तो ये रोग बहुत कम पनपता है। तो दूसरा रोग जो है सेब में वो है कैंकर रोग। कैंकर रोग क्या होता है, जिसमें टहनियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के जख्म बनते हैं। वो धसे हुए होते हैं, वो पीले रंग के भी हो सकते हैं, वो भूरे रंग के भी हो सकते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। जब ये जख्म टहनियों के ऊपर पड़ते हैं तो टहनियों में जो खनिज पदार्थ हैं या पानी का प्रभाव ढंग से नहीं होता है और टहनियाँ ऊपर से नीचे को सूखने लगती हैं। और जब सूखने लगती हैं और कई बार पौधा जो है वो पूरा भी सूख कर ख़त्म हो जाता है। तो ये रोग भी जो हैं वो फफूंद से पैदा होते हैं। और आजकल जब हम काट छांट कर रहे हैं तो ऐसी जो रोगग्रस्त टहनियाँ हैं उनको निकाल कर फेंक दें, जला दें। और दूसरी बात, जो भी जख्म जहां हमारे को दिखाई देते हैं उन पर बोर्डो पेंट है, चवाटिया पेंट है, उनका अच्छी तरह लेप करें। और तीसरी बात ये है कि जब फल तोड़ान कर लेते हैं हम या फिर प्रूनिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमारे को कार्बेंडाजिम नाम की दवाई, फफूंदनाशक दवाई या कैप्टान या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इनका जो घोल है वो छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि ये जो रोगजनक है ये प्रायः टहनियों के ऊपर जीवित रहता है और अगले साल के लिए वहीं से ही पनप के पौधे को प्रभावित करता है। तो ये तो मैं थोड़े मुख्य कैंकर के बारे में आपको बताया। बाकी जड़ों की बीमारियां, उनका भी यदि सर्दियों में हम थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे, जो पौधे रोगग्रसित होते हैं, जड़ों की जिनकी खराब होती हैं, उनको आजकल हम खोल सकते हैं, उनकी जड़ों को धूप लगवा सकते हैं, तने पे सफ़ेदी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जड़ों के रोग जो हैं वो कम पनपते हैं। और सेब में मुख्य जो जड़ों के रोग हैं वो हैं जड़ गलन रोग, ये भी एक फफूंद से होता है। इसमें बरसात से पहले पौधे की जड़ों पर गहरे भूरे रंग का जो एक रुई का जाल सफ़ेद रंग का फैलता है और बरसात के बाद ऐसे पौधों के पत्ते छोटे और कांस्य रंग के होकर गिरने लगते हैं और फल भी छोटे हो जाते हैं और 2-3 साल में ऐसा पौधा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे जड़ों की निजात करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हमारे को पानी की निकासी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बगीचों में पानी बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए, पतवार नहीं होने चाहिए। और ऐसी अगर भूमि अम्लीय है, पीएच हमारे को टेस्ट कराना पड़ेगी, अगर ये अम्लीय है तो उसमें हमारे को 500 से 1 किलो चूना प्रति पौधे में सर्दियों में डाल देना चाहिए। और अगर नियंत्रण रोग फिर भी नहीं आता है तो इसके लिए हमारे को कार्बेंडाजिम की जो दवाई है वो 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से पौधे के तौलिए में, दौर में 1 फुट के अंतर पर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उसमें 1-1 लीटर दवाई डालनी चाहिए। और ये दवाई जो है 15-20 दिन के बाद 2-3 बार डालेंगे तो ये रोग नियंत्रण में रहेगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दादूपुर, जिला करनाल के सुमित कुमार ने। आप सरसों की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो सुमित कुमार जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, रबी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सरसों की फसल बहुत तादाद में लगाई जाती है। किसान भाइयों, सरसों की जो फसल है उसमें 5 प्रकार की प्रमुख बीमारियां आती हैं। उसमें श्वेत कीट नाम का एक रोग है जिसे सफ़ेद फफोला रोग के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत कीट रोग के लक्षण फसल पर 35 से 40 दिन की अवस्था से लक्षण दिखाई देने लगते हैं और इसके लक्षण पत्ती पर निचली जो पत्ती की जो निचली सतह होती है वहाँ पर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे पास्चुल्स हैं, उनके कारण इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये जो सफ़ेद फफोले हैं धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और पत्ती का काफ़ी भाग जो है कवर कर लेते हैं। इसके साथ में एक रोग और आता है जिसे मृद रोमिल आशिता भी कहते हैं। मृद रोमिल आशिता के लक्षण छोटी छोटी सफ़ेद जो है जल शक्ति युक्त नम रचनाओं के द्वारा शुरुआत होती है पत्ती पर इसके, और ये जो है रचनाएं धीरे धीरे सफ़ेद रंग के जो है माइसीलियम जो फफूंद होती है वो पत्ती की निचली सतह पर आती है और श्वेत कीट और ये मृद रोमिल आशिता ये दोनों रोग आपस में मिल करके और पुष्पक्रम की जब अवस्था आ जाती है उस पर इसके लक्षण साफ दिखाई देने लगते हैं, जैसे कैंकड़े जैसी अवस्थाएं या कैंकड़े जैसी रचनाएं बन जाती हैं। आड़ी तिरछी रचनाएं आपको जब जहां फली बनती हैं उस जगह पर दिखाई देती हैं। किसान भाइयों, अगर इस तरह का रोग शुरुआत की अवस्था में पत्ती पर दिखाई दे तो आप इसके नियंत्रण के लिए पहला छिड़काव 45 दिन पर मैनकोजेब जो दवा है वो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 600 लीटर पानी में इस दवा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़कना चाहिए। इसके बाद दूसरा छिड़काव रेडोमिल MZ72 का 55 दिन की अवस्था पर 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। आवश्यकता हो तो तीसरे छिड़काव की जरूरत पड़ती है, नहीं तो 45 और 55 दिन की अवस्था में अगर ये छिड़काव किया है दोनों दवाओं का तो यह रोग जो फिर सरसों की फसल पर आगे नहीं आता है और नियंत्रित हो जाता है। इसके अलावा फिर एक जो तीसरा रोग है वो है पोलियो रोग। लक्षण है तने पर 1 से 1.5-2 फीट की नीचाई पर ये लक्षण सफ़ेद गोल गोल धब्बों के रूप में शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये धब्बे बढ़ते जाते हैं और कभी कभी ये पूरे पौधे को अपनी चपेट में ले लेता है। रोग के लक्षण ज़्यादा आ जाते हैं तो ये जहाँ पर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं वहाँ से पौधा टूट करके गिर जाता है और फसल को काफ़ी हानि होती है। डेली निरीक्षण करते हैं और मेड़ पर बैठ करके अंदर की तरफ अगर उन खेतों में देखा जाए गौर से, अगर सफ़ेद रंग के गोल गोल छोटे छोटे धब्बे अगर शुरुआत में दिखाई दिए हैं तो किसान भाइयों आप 45 दिन में इस रोग के नियंत्रण हेतु कार्बनडाजिम नाम की एक दवा है। कार्बनडाजिम दवा 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 500 से 600 लीटर पानी में 500 से 600 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 45 दिन पर और 55 दिन की फसल पर, जब फसल छोटी होती है छिड़काव करने में भी आसानी होती है, उस वक्त इसका छिड़काव किया जाना बिल्कुल उचित होता है। चूर्णिल आशिता नाम का रोग है, ये लेट अवस्था की फसल में आता है। इसके जो लक्षण हैं, शुरुआत के लक्षण हैं पत्तियों पर सफ़ेद छोटे छोटे धब्बों के रूप में शुरुआत होती है। धीरे धीरे ये धब्बे आगे बढ़ते हैं और पूरी पत्ती ऐसा प्रतीत होती है जैसा किसी ने इसमें भभूत छिड़क दी है या सफ़ेद रंग के पाउडर से पूरी ढक जाती है। फसल को इससे भी काफ़ी हानि होती है।
किसान भाइयों, ऐसी इस प्रकार के अगर लक्षण सरसों की फसल पर दिखाई दें तो आप जो है सल्फेक्स पाउडर आता है, एक बाजार में उपलब्ध है। सल्फेक्स पाउडर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसका छिड़काव करें। अगर ये सल्फेक्स पाउडर नहीं मिल रहा है तो एक वेटेबल सल्फर यानी घुलनशील गंधक पाउडर के नाम से भी बाजार में एक दवा उपलब्ध है। यह दवा भी 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके और खड़ी फसल पर इसका छिड़काव किया जाएगा, तो ये इस रोग के जो है लक्षण आगे नहीं बढ़ेंगे और यह रोग नियंत्रित हो जाएगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शरदकालीन मक्का फसल से अधिक लाभ लेने हेतु अंतर फसलों का चयन, अच्छा गुड़ बनाने की तकनीक, एक किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।